देखो, एक टॉपिक हम लोगों ने पृथ्वी की आयु पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी की आयु का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो तकनीक भी मैंने बताई थी। उस तकनीक का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। जो रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 ऐसे लिखा जाता है, तो अभी इसमें ऐसा लिखा हुआ आ गया है टाइपिंग करके। तो इसको C14 कहते हैं, या यू सीसा का मतलब हो गया यूरेनियम और लेड, या पोटेशियम आर्गन KAR डेटिंग। तो मैंने समझाया था कि इस धरती पर जो भी पदार्थ, जो भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु बनी हुई है, किसी न किसी पदार्थ से तो बनी हुई है, किसी न किसी तत्व से तो बनी हुई है। अब ये तत्व जो होते हैं, इनकी समस्थानिकाएं होती हैं। उन समस्थानिकाओं का अध्ययन करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है। और उसमें से जो सबसे सटीक जो टेक्नोलॉजी थी वो रेडियो कार्बन डेटिंग थी। ऐसे और भी बहुत सारी डेटिंग्स होती हैं, तो मैंने 2-3 यहाँ पर लिखी हुई है। मेन आपको C14 पूछता है, तो ये मैंने समझाया था उस दिन, मतलब ये मैंने करा दिया था। और ये जब हमने अप्लाई करा तो हमने 2 जगह पर रेडियो कार्बन डेटिंग अप्लाई करी। एक हमने उल्का पिंड और चंद्रमा की चट्टानों पर किया, तो उससे 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु निकल रही थी। और जो पृथ्वी पर ही जो चट्टाने हैं, पृथ्वी की खुद की चट्टानों का अगर हमने रेडियो डेटिंग किया तो उससे 3.9 अरब वर्ष आ रहा था। अब भाई एक बात बताओ, जब पृथ्वी की खुद की चट्टानों का हम रेडियो डेटिंग करके अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां तो मुझे एज कम निकल के आ रही है, 3.9 अरब वर्ष आ रही है। लेकिन जो चंद्रमा और उल्का पिंड के जो चट्टान हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, देखो उल्का पिंड क्या होते हैं, जो जो चट्टान खंड ब्रह्मांड से पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। अब ये जो मैंने समझाया था कि उल्का पिंड जो होते हैं, ये जब पृथ्वी में गिरते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में ये घर्षित हो जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। तो इनका बाहर का हिस्सा क्रस्ट, बीच का हिस्सा मेंटल और कोर का भी काफी हिस्सा भस्म हो जाता है। तो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा थोड़ा बहुत बच करके यहाँ पर पहुंच पाता है। अब वो जो बिल्कुल वाला हिस्सा भी है, वो भी अगर बच जाता है तो उसका अध्ययन करा तो 4.6 के आसपास आया। उसके बाद मैंने पृथ्वी का आकार, तो पृथ्वी का आकार कैसा है उसके लिए जियोइड शब्द यूज होता है। जियोइड, ठीक है, इसको भू आकृति भी बोल देते हैं, बट जियोइड शब्द, और थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करूं तो इसको कहते हैं चपटा अंडाकार शब्द। इसका डायग्राम मैंने बना करके दिखाया था कल मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने पृथ्वी के आकार का के बारे में बताया था कि जो ये भू आकृति है, पृथ्वी का आकार है, इसको कहते हैं चपटा गोलाभ, ऑब्लेट स्फेरॉइड। यानी कि ऊपर से और नीचे से थोड़ी चपटी, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी, और बीच में से फूली। यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या कारण है कि ये ऐसा है, तो विश्वतीय वृत्त पर अधिक केंद्रीय अपकेंद्रीय बल होने के कारण पृथ्वी का माध्य भाग फूला हुआ होता है। अब यहाँ आप देखो, जो ये लैंग्वेज है ये मैंने ट्रांसलेट कर रखी है। ये मैंने अपनी इंग्लिश मीडियम की स्लाइड को हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर रखा है, इसलिए भाषा बहुत ज्यादा मतलब तकनीकी सी आ रही होगी। तो ये मैंने कल परसों पढ़ा रखा है। पृथ्वी की त्रिज्या ये मैंने कराया था। त्रिज्या ये वाला, इसमें जो चित्र है, थोड़ा सा चित्र का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा खराब सा होता हुआ दिख रहा है मुझे। लगभग लगभग सब में ही नहीं है, कुछ कुछ में है। त्रिज्या का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। भूमध्य रेखीय या भूमध्यीय त्रिज्या कितनी है, ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, औसत त्रिज्या कितनी है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य त्रिज्या से कम क्यों होती है। तो उसके पीछे इसका कारण था पृथ्वी का आकार, जो कि उसका आकार चपटा अंडाकार या चपटा गोलाभ है, इसलिए पृथ्वी विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। ये एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। फिर परिधि का कॉन्सेप्ट त्रिज्या पर ही निर्भर था। सरकमफ्रेंस जो होता है वो रेडियस पर ही तो निर्भर होता है। तो ध्रुवीय परिधि कितनी है, भूमध्य परिधि कितनी है, और औसत परिधि कितनी है। फिर तर्क यहाँ पर भी वही आया था कि भूमध्य जो परिधि है वो पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवीय परिधि से अधिक होती है। इसके पीछे का कारण चपटा अंडाकार।
उसके बाद मैंने पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया था। घूर्णन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अक्ष, मैंने अक्ष और कक्ष लिखवाया था। अक्ष के लिए एक शब्द का इस्तेमाल और किया जाता है, धुरी, ठीक है। अक्ष, एक्सिस के लिए धुरी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। एक घूर्णन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, दिशा पश्चिम से पूर्व, और घूर्णन की गति विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। ये आप यहाँ पर देख भी रहोगे ना, देखो यहाँ पर ये जो विषुवत रेखा है, इस पर कितना दिखा रहा है, ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो घूर्णन की जो गति है वो कम हो रही है। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था कैसे। पृथ्वी का परिक्रमण भी मैंने बता दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे परिक्रमण कर रही है। तो इस मार्ग को क्या का जो शेप है वो पूछेगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा या कक्ष, ठीक है, ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट अंग्रेजी में कहते हैं। एक परिक्रमण की अवधि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड, ये सारा मैंने लिखवा रखा था। कक्षीय वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी मैंने लिखवाया था। पृथ्वी का जो कक्षीय गति है, मैंने वेग की जगह गति शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अधिकतम कक्षीय वेग कौन से ग्रह का, बुध का, और न्यूनतम किसका है, नेपच्यून का। यहां पर नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण, ये भी मैंने करा दिया था। सूर्य से दूरी, ये मैंने कल कराया था, अब याद करो। तो ये सूर्य से दूरी में आप यहां पर दिख रहे हैं, ये दो अलग अलग परिस्थिति दिख रही है ना, सूर्य से दूरी। अब डायग्राम में इस वाले में ये अंग्रेजी का ही डायग्राम है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, मगर फिर भी निकटतम स्थिति को उपसौर कहते हैं, ये मैंने लिखवा रखा है। और सबसे दूर, सुदूरतम स्थिति या सबसे दूर, उसको कहते हैं अपसौर, ये भी मैंने कराया था। उपसौर 3 जुलाई को, अपसौर 3 जनवरी को, और अपसौर 4 जुलाई को। जिस दिन सबसे नजदीक हो गए 1475, और जिस दिन सबसे दूर होंगे 1525, बहुत सटीक हो गया है। और औसत दूरी आपकी कितनी बताई थी मैंने आपको, 14.90 करके, ठीक है। उसके बाद मैंने कल पृथ्वी का झुकाव आपको बताया था, देखो उसका डायग्राम यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो, ये पृथ्वी है, अगर वो सीधी होती तो ऐसे होती, लेकिन वो तो टेढ़ी है ना, ऐसे। तो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये जो झुकाव है ये कितना डिग्री है, 23.5। और ये जो झुकाव है, ये सूर्य के सापेक्ष वो ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पर बन रहा है 66.5 डिग्री का एंगल। ये मैंने चीज कल करवाई थी, इसकी थ्योरी है यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने शुरू करे थे पृथ्वी के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट हम अभी कर रहे हैं। फिर समय क्षेत्र, पृथ्वी पर ऋतुएं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में संबंध, ग्रहण और ज्वार भाटा। इसमें मैं ज्वार भाटा नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ग्रहण से जुड़ता है। ज्वार भाटा जब हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। गोलार्ध क्या होता है कल बताया था मैंने आपको। देखो गोलार्ध, जैसे ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध, और यहां से विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मैप के हिसाब से भी थोड़ा अध्ययन कर सकते हो। तो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित किया जाए तो ये क्या कहलाया जाता है, गोलार्ध। अगर मैं विषुवत रेखा को क्षैतिज रूप से 2 समान भागों में बांटूं, विषुवत रेखा से मैं पृथ्वी को 2 भाग में ऐसे करूं, तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। यही कल मैंने बताया था। उसके बाद अगर मैं प्रधान यमयोत्तर, ठीक है, प्रधान माध्यान्ह रेखा भी बोलते हैं और प्रधान यमयोत्तर भी बोलते हैं। तो ये रेखा इस तरफ से, और ठीक उसके पीछे कौन सी रेखा बन रही थी मेरी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मैंने कल लिखवाया था। इसके हिसाब से अगर मैं पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत 2 हिस्सा करूं तो एक हिस्सा इधर निकलेगा, एक उधर निकलेगा। उधर वाला जो हिस्सा कहलाया जाएगा वो पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हिस्सा जो कहलाया जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये मैंने कॉन्सेप्ट कल बताया था। अब हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ रहे थे, इसकी थ्योरी अभी रह गई थी। तो आप देखो ये डायग्राम देखो, ये पृथ्वी का केंद्र है, कोर, ठीक है, ये होगी विषुवत रेखा। अब यहां से मैं इस जगह पर एक एंगल बनाता हूं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 15 डिग्री। कितना हो गया, ये 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री पर सतह पर भूमध्य रेखा,
ठीक है, अंदर से ऐसा एंगल बनाता हूं तो ये जो जितने भी स्थान यहां पर होंगे इन पर कितने डिग्री बनेगा, 15 डिग्री। ऐसा एंगल बनाता हूं तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। ये सारे जगह 30 डिग्री वाले, ये सारे जगह कितने के हो जाएंगे, 45। ये तो मानक दे रहा है ना, मैक्सिमम यहां तक आऊंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से भूमध्य रेखा से नीचे में किसी जगह का एंगल बनाऊंगा तो ये कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, तो ऐसे करते करते यहां पर भी कितने डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री। जीरो हो गया, सॉरी, ये जैसे ये 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि ऊपर भी 15 डिग्री नीचे भी 15 डिग्री, तो ऊपर वाले में उत्तरी गोलार्ध है तो एन, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है तो एस लिखना है। ये नामकरण करने हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हमने इनकी डेफिनेशंस लिखनी थी कि अक्षांश रेखा होती क्या है। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, ऐसे क्षैतिज रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती है। मैं पूर्व से पश्चिम बोलूं या पश्चिम से पूर्व बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड पहले पूर्व का शब्द का इस्तेमाल होता है, बाद में पश्चिम शब्द का इस्तेमाल होता है दिशा के आधार पर। इसलिए हमने बोल दिया कि ग्लोब पर ऐसी क्षैतिज रेखा जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे, या मैं ऐसे यहां पर से खींचना स्टार्ट करता हूं, यहां से ऐसे ऐसे। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई, दिशा पूछ ली गया उससे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि तकनीकी, जो इसकी तकनीकी परिभाषा है वो क्या है, किसी भी स्थान का विषुवत रेखा से, ये वाली जो रेखा है यहां से निकालना है। विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कोण, कोण मतलब एंगल, क्योंकि मैं ये जो जगह बना रहा हूं ये एंगल निकाल के बना रहा हूं ना। ये इस जगह में और इस जगह में अंतर क्या है, यहां इस जगह पे 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस जगह पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कोणीय दूरी होगी ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कोण, कोण के हिसाब से दूर होगी। अगर मैं बोलूं, देखो जैसे माना बात कि यार एक ये जगह है कन्याकुमारी, ठीक है, और मैं बोलूंगा एक ये जगह है देहरादून, तो कन्याकुमारी और देहरादून में कितनी डिग्री का फर्क है, कितना दूर है ये एक दूसरे से। कन्याकुमारी 8 डिग्री पर है अक्षांश पर, और देहरादून 28 डिग्री अक्षांश पर है। माना बात मैं ये बोलूं तो ये दोनों के बीच में मैं सतह सतह से जाता तो किलोमीटर में निकालता, लेकिन अगर मुझे वास्तव में पृथ्वी पर एक गोलार्ध के ऊपर, अगर मैं गोलार्ध के तर्क के आधार पर दोनों की दूरी निकालूंगा तो मुझे डिग्री में बताना पड़ेगा। क्या मैं किस में बताना पड़ेगा, डिग्री में, ठीक है। ये डिग्री विग्री निकालना, ये गोलार्ध पर एक जगह को दूसरे जगह से भिन्नता प्रदान करता है। फिर मैंने बताया था एक अक्षांश में लगभग 11 किलोमीटर की बराबर की दूरी होती है प्रत्येक, ठीक है। तो कल जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा था, देखो एक डायग्राम मैंने बनाया था, मैंने बोला ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री है, तो इन दो के बीच में दूरी कितनी होगी, 111। और क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक मैं अगर एक एक डिग्री के हिसाब से काल्पनिक रेखा खींचूं तो प्रत्येक डिग्रियों में लगभग एक जैसा डिस्टेंस आता है, इसलिए इसको समांतर रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसलिए इसको समांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहां वाले में तो मैंने सिर्फ एक ही बद लिखा हुआ है कि 181 है, लेकिन यहां पर आपको 2-3 चीजें अलग से लिखनी है। तो यहां तक की थ्योरी कल हमने थोड़ी सी डिस्कस करी थी, उसके बाद वाली हम आगे करेंगे। आपको ये नोट करना है, आप एज इट इज नोट कर सकते हो हु बहू। इससे थोड़ा सा आपकी थ्योरी जो है कि एक डायग्राम समझो यहां पर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा,
यहां से ऊपर यहां तक 90 डिग्री तक कुल कितने 90 अक्षांश बनेंगे। ठीक है, कैसे करके 1 डिग्री से 90 डिग्री तक। ऐसी भूमध्य रेखा के नीचे 1 डिग्री साउथ 1 डिग्री नॉर्थ है, यहां से यहां तक 90 डिग्री साउथ तक जितनी भी यहां से यहां तक मैं ऐसे रेखाएं खींचूंगा, ये कुल कितने बनेंगे, ये भी 90 अक्षांश बनेंगे। ठीक है, तो एक तो 90 ये हो गया, दूसरा 90 ये हो गया, और एक 0 डिग्री ये वाला भी हो गया। ठीक है, तो कुल अक्षांश कैसे आएगा मेरा कुल अक्षांश आएगा 90 प्लस 90 प्लस 0 वाला। 0 कौन सा है, भूमध्य रेखा। तो कुल कितने अक्षांश रेखाएं आ गई हैं, 181। ठीक है, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, कितनी रेखाएं आएंगी, 181। अब आप यहां पर ध्यान दो, ये रेखा खींची 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 करते करते जैसे जैसे मैं ऊपर आऊंगा रेखाओं की जो परिधि है वो कम होती जाएगी, है ना। तो जब मैं माना बात इसको दूसरे नजरिए से देखूं कि ये मेरी एक अक्षांश रेखा बन रही है, ये दूसरी बन रही है, ऐसे बनेंगी, कुछ 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 ऐसे बनेंगी, और लास्ट में तो बिंदु बनेगा। ये ऊपर से देख रहा हूं मैं अक्षांश रेखाओं को कहां से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। जैसे समझ लो मैंने बोला ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ था। ठीक है, ये 50 डिग्री नॉर्थ था, ये 70 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया। ये जो डॉट है, ये डॉट कितना आएगा, ये डॉट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री वाला तो रेखा नहीं है, ये तो बिंदु है ना। तो ऐसा बिंदु एक उत्तरी ध्रुव में भी बनेगा, एक दक्षिण ध्रुव में बनेगा, बाकी सब तो गोल ही बनेंगे, रेखा जैसा ही बनेगा। तो अगर मैं यहां पर से ये दो बिंदु हटा दूं तो वास्तविक अक्षांश रेखाएं ध्रुवों को हटाकर, ये ऐसी लिखना आप, कितनी बनेंगी, 179 बनेंगी ना। दो तो पॉइंट है, आप समझ रहे हो। तो रेखाएं कुल कितनी बनेंगी, 179, क्योंकि मैं 0 डिग्री को भी तो काउंट करूंगा, नहीं तो लोग 178 कर देते, वो 90 प्लस 90 कर देते 180, और माइनस वो दो ऊपर से कर देंगे 178, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश रेखाएं टोटल 181 और ध्रुव हटा करके कितने हो गए हैं, 179। हाँ वो हटेंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ रेखा तो 179 ही बन रही है ना, ये डॉट जो है वो रेखा थोड़ी बन रहा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो बिंदु है, रेखा नहीं है। एंगल जरूर है, वो 90 डिग्री का एंगल तो है। देखो कोण में पूछेगा तो कोण तो है ही, कोण टोटल 181 है, आप समझ रहे हो। एंगल टोटल कितने बन रहे हैं, 181 एंगल बन रहे हैं ना टोटल। तो थोड़ा सा मैथ्स है यहां पर, बस इसको थोड़ा लिंक करना आना चाहिए, ये आपको याद करना है। ये दो पॉइंट आपने ऐड करके लिखने हैं अपनी थ्योरी में डायग्राम के साथ साथ। ठीक है, अब सर ये क्यों याद करना हमने ये अक्षांश रेखा, ये तो अगला टॉपिक आता है अक्षांश रेखाओं का महत्व। और ये महत्व आपको यहां से आगे बहुत जगह पर बार बार आता रहेगा। जैसे जैसे ये आता रहेगा आपको इसकी महत्वता और ज्यादा पता लगेगी, क्योंकि अभी तो बस एक परिचय टाइप का हो रहा है, ये शुरुआत के कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं बस, कि ये आगे प्रयोग होगा तो ये आगे हमने करना है। तो ये सारी की सारी शब्द समझ में आए क्या है, और दो के बीच में डिस्टेंस लगभग लगभग समझ में आ गया, बराबर कैसे। अब यहां पर देखो आप,
प्रमुख अक्षांश रेखाएं। देखो, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब देखो, अभी इसको बनाना मत, ये मैं डायग्राम में बनाऊंगा। अभी आप ध्यान देना कि मैं अक्षांश तो 181 हैं, तो मैं क्या सर सारे याद करूं? अरे नहीं भाई, इतने सारे थोड़ी याद हो पाएंगे। तो पृथ्वी पर कुछ मानक है, ठीक है, कुछ मानक है, और उस मानक के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी डायग्राम से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले यहां पर देखो, आपने पहले एक गोला बनाना है ऐसे, पृथ्वी। अब इस पे मेन अक्षांश रेखा क्यों क्यों क्या है और क्यों है ये भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी पहली अक्षांश रेखा आएगी 0 डिग्री, जिसको मैं क्या बोलूंगा? भूमध्य रेखा। पहली अक्षांश, ये भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। उसके बाद मेरी अक्षांश रेखा अगली आएगी इस तरफ, यहां पर आएगी एक, और एक यहां पर आएगी। मैं रेखा को लाइट ब्लू कलर से ऐसे बना देता हूं, ये दो रेखा, ये दोनों रेखा आएगी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। जितना एंगल ऊपर बनाऊंगा उतना ही एंगल भूमध्य रेखा से उतनी दूरी पर नीचे भी बनेगा। ये वाली जो रेखा है ऊपर वाली, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और जो ये नीचे वाली रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। ठीक है, तो पहली अक्षांश होगी भूमध्य रेखा, और दूसरी और तीसरी अक्षांश होगी कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का स्थान याद रखना है, कहां पर है। थोड़ा आइडिया लगाएं, कर्क रेखा तो भारत का नक्शा यहीं पर बनता है। ठीक है, उसके बाद ठीक भूमध्य रेखा से ऊपर जाऊं तो ध्रुवों से ठीक पहले यहां पर बनता है 66.5 डिग्री का एंगल उत्तरी, और ठीक यहां नीचे भी उतनी दूरी पर 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, यहां पर साउथ आएगा। ये यहां से इतनी दूरी के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। और जो ये नीचे वाला बन रहा है, क्योंकि यहां पर अंटार्कटिका है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? अंटार्कटिक रेखा। क्या बनेगा? अंटार्कटिक रेखा। और ऊपर वाली आर्कटिक रेखा, क्योंकि आर्कटिक महासागर के आसपास है ये। इससे समझते हैं फिर से एक बार, यहां पर देख लो। इस रेखा का नाम मैंने भूमध्य रेखा बोला, इसका कुछ अपना महत्व होगा। फिर एक रेखा मैंने यहां पर इंडिया के यहां से ऐसे खींची, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक यहां से नीचे ऑस्ट्रेलिया के इधर से एक रेखा खींची, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसका नाम मकर रेखा है, इसका नाम कर्क रेखा है। ठीक है, उसके बाद एक रेखा मैं यहां पर खींचूंगा, यहां पर ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इंग्लैंड के आसपास से। और एक रेखा मैं यहां पर खींचूंगा, ये दिख रहा है, ये अंटार्कटिका महासागर है यहां पर, तो अंटार्कटिका महासागर के वहां से। तो एक जो ये वाला रेखा बना है, ये 66.5 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, एंगल और उसका नाम दोनों पता होना चाहिए, एंगल और उसका नाम। फिर उसके बाद आएगा ठीक ये बिंदु, ये जो बिंदु है, ये रेखा नहीं, ये बिंदु जो है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इसका नाम है उत्तरी ध्रुव। क्या नाम है इसका? उत्तरी ध्रुव। और यहां जो बिंदु बनेगा, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसका नाम पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव। और यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा, ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। और यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है, ये कौन सा गोलार्ध है? थोड़ा नामकरण, जगह इत्यादि समझ में आ रहा है? अब आप अगर देखोगे तो आपने ये डायग्राम में लिखा है, तो वही चीज थ्योरी है, रिपीट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट एक ही चीज के कई नाम भी होते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले 0 डिग्री पर उत्तर दक्षिण कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई विषुवत रेखा, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम? भूमध्य रेखा। दो में से कोई भी नाम
ले लीजिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब दूसरा देखो, 23.5 डिग्री उत्तर, यहां उत्तर लिख दिया, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, एक और तरीका लिखवा रहा हूं मैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये जो ऐसा आएगा 23 डिग्री, 23.5 को आधा डिग्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आधा डिग्री कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो 60 मिनट का होता है 1 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो 30 मिनट को अगर मैं लिखूंगा, या मैं ऐसे लिखता हूं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, आधा डिग्री में कितना मिनट होगा, 30 मिनट। एक कॉन्सेप्ट ये है। और 1 मिनट में होता है 10 रेडियन, ये रेडियन में डबल डॉट लगता है, ठीक है। जो एंगल जब आप नापते हो ना, जैसे सेकंड, मिनट और घंटे होता है ना, ठीक है, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, यहां उल्टा है, यहां 10 रेडियन का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री, यहां पर कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। लिखना है इसको, मैं अलग से लिखवाऊं इसको, ये एंगल डिग्री वाला, ये थोड़ा सा आइडिया रखना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में अगला हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी, या इसको 66 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी भी लिख सकते हो। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। अब मैंने यहाँ आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, वृत्त क्या होता है, सर्कल, या मैं इसकी जगह पर एक और शब्द यूज कर सकता हूं, आर्कटिक रेखा। रेखा वर्ड का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये जो अक्षांश हैं, ये रेखाएं हैं दरअसल। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ रेखा, इसका नाम मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम आर्कटिक वृत्त है। और अब नोट के तौर पर आपको याद रखनी है 2 बातें। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा होगा, बताओ, विषुवत रेखा होगी, भूमध्य रेखा भैया, क्योंकि फूला हुआ है वहां पर। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, ध्रुव। कौन सा वाला ध्रुव, दोनों ध्रुव। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव भी एक बिंदु है, दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु है। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा ध्रुव होते हैं, ध्रुवों को पोल कहते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ये तथ्य समझ में आ रहे हैं। कोई भी चीज जहां पर लगेगा सर नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मुख्य अक्षांश रेखा, पहले अक्षांश रेखाओं का परिचय हो गया, मुख्य कौन सी याद रखनी है, अभी और भी आनी है आगे, अभी तो बहुत कुछ आना है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, पेपर में दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आएगा। तो एटलीस्ट मैं आपको सारी चीजें बताऊं ना। और कभी कभी डिग्री और वो आपको अभी वो टाइम निकालना सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा वो टॉपिक में आपको आइडिया आ जाएगा, डिग्री और मिनट का क्या हिसाब किताब है। अब सर पढ़ क्यों रहे हैं अक्षांश रेखा, इसका क्या महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का उपयोग होता है जलवायु में। किस में होता है, आगे जलवायु का कॉन्सेप्ट आपको पता है। जलवायु ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। तो आपको जलवायु के कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, ताप कटिबंध नहीं समझ में आएगा। ताप कटिबंध मतलब कौन सा क्षेत्र गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा क्या है, किसको क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आएगा। दाब पेटियां नहीं समझ में आएगी इसके बिना। मैं कहूंगा विश्वतीय उच्च दाब पेटी, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय निम्न उच्च दाब पेटी, ऐसे। तो उपोष्ण वाली निम्न है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, ये उष्ण क्या होता है, उपोष्ण क्या होता है, कितने डिग्री पर होता है। अरे मैंने बोला कि भाई उष्ण कटिबंधीय दाब पेटी कितने डिग्री पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री पर है, या 23.5 से लेकर के 35 डिग्री के बीच का पट्टा है या क्षेत्र है, तो ये वहां यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका जलवायु विज्ञान है, उसमें इसका उपयोग 3 जगह पर प्रमुखता करेंगे। एक, तापीय क्षेत्र का निर्धारण करने में, ठीक है, ताप क्षेत्र, इसको ताप कटिबंध भी बोलते हैं। दूसरा,
वायुदाब की प्रणाली को समझने में, ठीक है, या वायुदाब पेटियों को समझने में। और तीसरा तीसरा जो ग्रह पर जो पवन प्रणाली है, इस ग्रह की जगह पर आप लिखना स्थाई, क्या लिखोगे, स्थाई पवन प्रणाली को समझने के लिए। स्थाई का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट जो हवाएं हमारी पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, ये अक्षांश के हिसाब से अध्ययन करना है इसका हमने। आपने पछुआ पवनें सुनी होंगी, पूर्वा पवनें सुनी होंगी, तो ये बिना आप अक्षांश, मैं पूछूंगा बताओ कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चलती है, जब आपको कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कैसे बता पाओगे। और सर जलवायु एक ऐसा टॉपिक है, आप रट सकते ही नहीं हो, रट ही नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मुझे इसका जलवायु विज्ञान के लिए चाहिए, तो दूसरा कॉन्सेप्ट किसके लिए चाहिए, किसी भी स्थान का भौतिक स्थिति कोई जगह कहां पर एग्जिस्ट करती है उसको निर्धारण करने के लिए तो अक्षांश यूज होता ही होता है सर। लेकिन कभी भी जो अक्षांश है वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी जगह का सटीक पता नहीं बताएगा, आपको उसके देशांतर के साथ जोड़ करके चलाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं ना। आपकी जो लोकेशन आती है ना गूगल पे, बताओ ये सारा क्या यूज कर रहा है, ये अक्षांश देशांतर का कॉन्सेप्ट ही तो यूज कर रहा है, ग्रिड जिसे कहते हैं हम। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आजकल, आजकल क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी जब खरीद रहे हो वो गूगल मैप खोल करके लोकेशन का खोल के आपकी फोटो खींचता है ना, फिर वो वहां रजिस्ट्री में जुड़ती है। क्यों जुड़ती है, ताकि जमीन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे, नहीं तो जमीन का फर्जीवाड़ा कितना होता है। आज इस अक्षांश देशांतर का तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर उपयोग है। तो दो चीज याद रखना, एक जलवायु में आपने इसको पढ़ना है, और दूसरा आपने किसी भी जगह का स्थिति मूल्यांकन करने के लिए कि वो ग्लोब पर कहां पर है वो बताने के लिए पता लग जाएगा, ठीक है। भाई मैं बोलूं भारत ग्लोब पर अक्षांश के हिसाब से मोटा मोटा कहां पर है, तो 23.5 डिग्री के आसपास है, बीच से गुजरता है हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 उत्तरी बोलूंगा तो इससे पता लग जाएगा कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, 23.5 के आसपास से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ताप कटिबंध बना रखा है, ये वाला डायग्राम सिर्फ और सिर्फ किसका है, ताप कटिबंध का है। आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत वैसे नहीं है ये डायग्राम की, क्यों, क्योंकि आगे ये सब ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, पवन, स्थायी पवन, सारी की सारी चीजें मैं खुद पहले हाथ से बना करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी होगा ये, तो इसकी जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र कितने से कितना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 उत्तरी, इस बीच में सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। तो इस ताप गठबंध, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। फिर यहां 23.5 से 66.5 उत्तरी और 66.5 से 23 से 66.5, यहां पर थोड़ी सी सन की सूर्य की ऊर्जा तिरछी हो जाती है, तो थोड़ी ऊर्जा कम हो जाती है, थोड़ा ठंड शुरू हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण। तो यहां वाले को भी क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। उसके बाद 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 66.5 साउथ से 90 डिग्री दक्षिण में, यहां सूर्य की किरणें एकदम तिरछी, कभी पड़ती है कभी नहीं भी पड़ती है, साल में 6 महीने पड़ती है, कई 6 महीने नहीं पड़ती है। तो ये जो क्षेत्र है ये मेरे कौन सा क्षेत्र माना जाता है, ध्रुवीय कटिबंध। अब इसकी क्या प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, क्या प्रभाव होता है, कैसा जलवायु होता है, क्या इंपैक्ट करता है, ये सब आगे देखेंगे। ये तो बस अभी आपके लिए परिचय हो गया। इतनी बातें अभी फिलहाल आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज या शब्दावली जो बोर्ड पर हो और आपको नहीं समझ में आया है, आप त्वरित आप मेरे से पूछिए। है कुछ भी देशांतर करें, मेरा देखो ये हमने, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अक्षांश रेखा है ना, ये हमने कुछ पृथ्वी पर जगहों को अध्ययन करने के लिए लगाना है, जैसे जलवायु में। तो जैसे मैंने बोला कि यार एक एक जलवायु क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र पृथ्वी पर,
और वो जो जगह होती है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन भाई होती कहाँ है मुझे पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए मैं ये अक्षांश और ये अक्षांश 23.5 उत्तरी 23.5 दक्षिणी, ये दो के बीच का क्षेत्र, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसका नाम हो गया उष्ण कटिबंध। फिर थोड़ी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें फिर थोड़ी तिरछी होने लग जाती है, तो यहां से यहां से यहां थोड़ा तापमान कम, तो शीतोष्ण। और यहां पर एकदम शीत, इसको शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं। आप इसको ध्रुवीय शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसके लिए शीत शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये मैं जो वर्गीकरण कर रहा हूं, एक बात बताओ, मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये जगह शीत कटिबंध है? क्या है इसका पैमाना? आप कैसे बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा यार बताओ शीत कटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है पृथ्वी पर? आप ये थोड़ी खाली बोल दोगे सर कि जो आर्कटिक महासागर है वो होता है। अरे भाई वो तकनीकी रूप से कोई जगह तो होगी ना। तो तकनीकी रूप से वो जगह ग्लोब पर कहां पर है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो 66.5 90 आपके मुख से निकल रहा है, ये क्या चीज है? अक्षांश। आया लॉजिक समझ में? ऐसी वाक्यों पर लागू हो रहा है। आप चाहो तो ये बना सकते हो डायग्राम, मतलब आप बना सकते हो, बनाते रहो, प्रैक्टिस होती रहेगी आगे तक। हाँ सर बिल्कुल बराबर जाएगी। नहीं पूरे साल भर बराबर थोड़ी जाएगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये भी जलवायु है, ये तो एक रफ डायग्राम है। तो खाली बोल रखा है कि ऐसे है। यहां पर देख लो, यहाँ वो 22 बता रहा है, यहाँ 24 बता रहा है। हाँ, स्थल जल का प्रभाव होगा, कौन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, ये होगा। ऊंचाई का होगा, उच्चावच का होगा, अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये तो सबसे ज्यादा गर्मी आपके हिसाब से कहां पर होनी चाहिए? भूमध्य रेखा पर गर्मी है ही नहीं सबसे ज्यादा। सर्वाधिक गर्मी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर है ही नहीं। अल अजीजिया लीबिया, कहां पर है अल अजीजिया लीबिया? ये यहां पर है अल अजीजिया लीबिया, ये जगह पर हो रहा है 57 डिग्री सेल्सियस, जबकि भूमध्य रेखा ये रहा, ये उस जगह पे सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, इस जगह पे है सबसे ज्यादा गर्म। इसके पीछे कारण क्या है? हैं? अभी पढ़ना है, एल्बिडो के बारे में पढ़ना है, बादलों का क्या रोल होता है, अभी ऊर्जा अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन। अभी ये क्या है ना, छोटी 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 चीजें इकट्ठी होती रहेंगी। उसके बाद तब मैं सबको क्या करना सिखाऊंगा? जोड़ना सिखाऊंगा। अभी तो देखते जाओ, शुरुआत है। मतलब अच्छी ज्योग्राफी पढ़नी है समझ करके तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक बार समझ जाओ। सुबह ज्योग्राफी को 4.5 महीने लगे थे सुबह, ज्योग्राफी करने में पूरी। लंबा टॉपिक, और अगर स्लाइड में कराऊंगा तो थोड़ा लंबा लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी समझाना है और डायग्राम एक्सप्लेन भी करना है। अब आते हैं कौन सी रेखा? लंबवत रेखा। पहले मैं थोड़ा सा लंबवत रेखा का परिचय देता हूं आपको, ठीक है? देशांतर रेखा, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है, उसके बाद कुल देशांतर रेखाएं, उसके बाद प्रमुख देशांतर रेखाएं, और फिर देशांतर रेखाओं का महत्व एक समय और तिथि निर्धारण करने में, ठीक है? इसमें कैसे यूज होता है, और दूसरा स्थान निर्धारण करने में। तो स्थान का निर्धारण तो अक्षांश के साथ मिक्स होकर के लगेगा ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, वो है समय और तिथि निर्धारण करना। अगर आपको टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो समय अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपकी जो घड़ी चल रही है ना आधुनिक, ये सब आपकी देशांतर के कॉन्सेप्ट पे चल रही है, ठीक है? प्रमुख देशांतर रेखा में मुझे अभी सिर्फ मुझे 0 डिग्री पढ़ना है, 180 डिग्री पढ़ना है, और अन्य जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो
ये जो है ये पूर्वी, किसी भी देश की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा, इसको बताने के लिए आपको देशांतर रेखा पता होनी चाहिए। जैसे भारत की पश्चिमी सीमा क्या है, 68 डिग्री से 7 मिनट गौर मौता, और पूर्वी सीमा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। तो पूर्वी सीमा वो है, पश्चिमी सीमा है। और उत्तर दक्षिण बताना है तो उसके लिए मुझे क्या रेखा चाहिए, अक्षांश रेखा चाहिए। ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का उत्तर दक्षिण अक्षांश, पूर्व पश्चिम सीमा, देशांतर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी ये तो अब अंदर पढ़ेंगे ना। अभी परिभाषा लिखना मत, क्योंकि अब थ्योरी में है ही, तो वहां से हम काम लगा लेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं अभी एक डायग्राम से कि देशांतर रेखा क्या होता है। ये ग्लोब लिया और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दो जगह पकड़ लिए मैंने। लाइन खींचनी शुरू करी यहां से नीचे, ऐसे एक मानक रेखा ऐसे बना दी कहीं से भी, उसके बाद ऐसे ऐसे, उसी तरीके से बराबर में इधर भी लंबवत रेखा खींचेंगी। अब देखो जाहिर सी बात है कि मैं इन रेखाओं को अगर सीधी उस पर खींचता, 0 डिग्री ये है, तो मैं ऐसे खींचता सीधा सीधा, ऐसे ऐसे खींचता ना सीधा सीधा, ऐसे खींचता, बताओ। लेकिन पृथ्वी चपटी है क्या, नहीं है। तो समझने के लिए तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन ऐसे बनाऊंगा तो आपको तो ये पैरेलल लगेगी, समांतर लगेगी, और देशांतर रेखा समांतर नहीं, क्योंकि ये एक बिंदु से इकट्ठी निकल रही है। देखो ना, मैं यहां से लाइन निकालता हूं, देखो ये लाइन खींचूंगा यहीं से, दूसरी भी तो इसी को टच करके ही खींच रहा हूँ, फिर टच करके खींच रहा हूं, फिर टच करके खींच रहा हूं। तो सारी देशांतर रेखाएं कहां से शुरू हो रही है, एक ध्रुव से शुरू हो रही है, और कहां खत्म हो रही है, दूसरे ध्रुव पर खत्म हो रही है। सब एक जगह चिपक जा रही है ना, यहां से तो ये चिपक रही है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे ये देखो मैं ये दो रेखा खींचता हूं, ठीक है, ये ऊपर चिपक रखी है, नीचे आते आते ऐसे ऐसे देखो चौड़ी हो रही है ना, ऐसे, फिर वापस जाते जाते फिर ये क्या होंगी, चिपक जाएंगी, हो रही है ऐसे। क्यों हो रहा है, आकार यहां फूला हुआ है, तो जैसी फूला हुआ है तो हाथ भी तो मेरा ऐसा फूलेगा, और जैसी पिचका हुआ है तो वहां पर सब चिपक जाएगा। तो यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अबे कहां गया है, अरे यार शिट, नहीं नहीं बोर्ड बंद हो गया, पता नहीं कैसे। तो फिर से समझते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सारी की सारी कहां से शुरू होंगी, उत्तरी ध्रुव से, और कहां पर खत्म होंगी, दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 0 डिग्री से इधर उत्तर ईस्ट लगाना है, और इधर 1 डिग्री है तो वेस्ट लगाना है। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो देशांतर रेखा होती है ये लंबवत होती हैं। ये तो कैसे लंबवत निकाली मैंने, ये मैंने बता दिया। शुरू कहां से हो रही है, खत्म कहां से हो रही है, ये भी मैंने बता दिया। अब सर मैं इसको भी तो 0 डिग्री बोल सकता था, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई देखो कहीं ना कहीं से मानक तो लेना ही था हमने। अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा यहीं से ही क्यों मानक लिया, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये है। तो ध्यान देना कि दो अक्षांश के बीच में जो दूरी है, अच्छा अगर मैं भूमध्य रेखा बनाऊं तो लगभग लगभग यहां से बना सकता हूं। तो जैसे जैसे जो मेरा भूमध्य रेखा है, इससे यहां पर आऊंगा तो दो अक्षांश के बीच में दूरी जो है वो सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा दो अक्षांश के बीच में यही 1 डिग्री, ये भी तो 1 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है ना, तो यहां तक आते आते जो दूरी है वो ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी, ध्रुवों पर दूरी, दो अक्षांश के मध्य ध्रुवों पर दूरी कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर हो जाएगी। और ऐसे करते करते बढ़ जाएगा, बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहां अधिकतम दूरी है यहां पर 111.32 किलोमीटर।
फिर यहां से नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी फिर से 0 किलोमीटर। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या समान होती है? नहीं। सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम दूरी कहां पर होगी? ध्रुवों पर। सर्वाधिक दूरी या भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? रेखाओं के बीच में दूरी 111.32 किलोमीटर। और सबसे न्यून दूरी कितनी हो सकती है? 0 किलोमीटर, क्योंकि बिंदु से निकल रहे हैं सारे के सारे। ये तर्क समझ में आया कि नहीं आया? ये आया तर्क थोड़ा सा समझ में? डेफिनेशन लगभग लगभग वैसी है। देखो यहां पर ये प्रधान यमयोत्तर ये वाली रेखा बनाई है ना, तो देखो ये 15 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा 15 30 15 30 15 30 क्यों है? क्योंकि इसके पीछे मानक है कुछ, ठीक है। तो इधर भी बना रहा हूं मैं, देखो सारी रेखा यहीं से तो निकल रही है, सब यहीं से तो निकल रही है। देखो यहां दूरी कम है ना, धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। सर्वाधिक बारीक दूरी कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर। फिर नीचे जाऊंगा, कम होगी। तो एक तर्क है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं की दूरी का क्या क्रम है? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाऊंगा तो दूरी क्या होगी, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आऊंगा तो दूरी क्या होगी। अब हर चीज हमने जब पृथ्वी के उसमें अक्षांश देशांतर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको क्रम जरूर याद रखना है, लॉजिक बनाना है क्रम का, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या शब्द यूज कर सकता हूं मैं? लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। और ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जाते, क्योंकि मानक मेरा पहले क्या आएगा? मैं दक्षिण से उत्तर भी खींच सकता हूं, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ मानक तो रखना है ना। पूरब पश्चिम में हमेशा पहला कौन सा शब्द यूज होगा, और उत्तर दक्षिण में कौन सा शब्द यूज होगा? उत्तर। तो ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। ये समझ में आया? खींचना कहां से स्टार्ट करना है? तो आपको याद रखना है प्रधान मध्यान्ह या प्रधान इसके लिए जो वर्ड यूज करोगे आप, प्रधान यमयोत्तर वर्ड यूज करना है। प्रधान मध्यान्ह भी बोलते हैं और प्रधान यमयोत्तर, प्राइम मेरिडियन, वहां से निकालना है आपने तर्क। जैसे ये मैंने 0 डिग्री लाइन खींची, तो अब इस पर डी रख देता हूं मैं, ठीक है। ये बिंदु ऐसे निकालूंगा 1 डिग्री, ये बिंदु 1 डिग्री, ये बिंदु 1 डिग्री, ये बिंदु, तो सब बिंदुओं को इकट्ठा कर दूंगा तो ये सारी 1 डिग्री बन गई है ना। तो जैसे वो मैं इक्वेटर पर 1 1 2 2 डिग्री के लिए निकाल रहा था, ऐसे यहां प्रधान यमयोत्तर से एंगल खींचा जाता है। सिंपल सी चीज है। जैसे समझ लो आप ऐसे सर्कल बनाते हो, ये 0 डिग्री है, इस पे डी रखते हो, और डी में ऐसे 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 एंगल बनते हैं, तो मैं कहता है यार ये कितने डिग्री एंगल पर है, तो आप यहां से यहां लाइन खींच देते हो ना। बस ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। तो इसका मानक कहां से लेना है आपने? एंगल निकालना कहां से शुरू करना है? प्रधान यमयोत्तर। क्योंकि प्रधान यमयोत्तर कितनी डिग्री होगी? जहां से आप डी का एंगल निकालना शुरू करते हो वो 0 डिग्री होता कि नहीं होता? बताओ, होता है ना। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, किसी भी स्थान की प्रधान यमयोत्तर रेखा से कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ जाती है। यही समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बढ़ रही है ना दूरी। अतः ध्रुवों पर यह दूरी सबसे कम होती है। कम कितना किलोमीटर? कितना होगा? और विषुवत रेखा पर यह दूरी सबसे अधिक हो जाती है। अधिक मतलब 111.32 किलोमीटर, ठीक है। कुल 360 होते हैं, इसको अभी आप छोड़ दो, पहले इतना तक का आप लिखो। ये क्योंकि कुल कितने हैं उसका कॉन्सेप्ट में पहले से एक्सप्लेन करूंगा।